अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। पटना से आपके सामने ये बड़ी खबर रखे। राबड़ी आवास के बाहर हंगामा हुआ। संजय यादव के खिलाफ समर्थकों ने नारेबाजी की है। रोहिणी आचार्य के समर्थन में नारेबाजी हुई। आरजेडी समर्थकों ने संजय यादव के खिलाफ नारेबाजी की। तस्वीरें आपके सामने हैं और देखिए, जब नारेबाजी हो रही थी, लालू प्रसाद उस समय आवास से निकल रहे थे और जो समर्थक हैं आरजेडी के, वो संजय यादव के खिलाफ नाराजगी दिखा रहे थे। रोहिणी आचार्य की तरफ से गंभीर आरोप संजय यादव पर और रमीज नेमत पर लगाए गए हैं और इसके बाद जैसे ही ये कहानी सामने आई, देखिए अब आरजेडी के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो संजय यादव को लेकर गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। और तस्वीर आपके सामने, सबसे पहले बिहार झारखंड पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं और लालू यादव निकल रहे थे उस वक्त आवास से। उसी वक्त वहां पर आरजेडी के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे। संजय यादव के खिलाफ ये नारेबाजी हो रही थी। रोहिणी आचार्य के समर्थन में नारेबाजी की जा रही थी और उसी वक्त वहां से लालू प्रसाद यादव निकल रहे थे। हालांकि लालू प्रसाद रुके नहीं, कार्यकर्ताओं से उन्होंने बात नहीं की, लेकिन एक मैसेज उनके तक पहुंच चुका है कि आरजेडी कार्यकर्ताओं में गुस्सा है संजय यादव को लेकर। रवि एस नारायण ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रवि, अब समर्थकों का गुस्सा फूट रहा है। आरजेडी के कार्यकर्ता संजय यादव के खिलाफ हैं, रोहिणी का समर्थन हो रहा है। जी बिल्कुल, और अभी के जो हालात हैं, जिस तरीके से रोहिणी आचार्य नाराज होकर के घर से बाहर निकली और उन्होंने जो लगातार ट्वीट कर और मीडिया के सामने जो बयान दिए हैं, वो कार्यकर्ताओं तक पहुंचा। और आज शाम, अभी से थोड़ी देर पहले, जब लालू प्रसाद यादव हर दिन की तरह जब मरीन ड्राइव घूमने के लिए निकलते हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पहुंचते हैं। रोहिणी आचार्य के समर्थन में उन्होंने जो संजय यादव है उनके खिलाफ जो है वो नारेबाजी की और जनता ने अपना आक्रोश जो है वो दिखाया। वो चाह रहे थे कि लालू प्रसाद यादव तक बात पहुंचे। हालांकि लालू प्रसाद यादव जो है वहां से निकलते हुए रोजाना की तरह मरीन ड्राइव निकले, लेकिन इतना है कि कार्यकर्ताओं तक जब बात पहुंची है तो कार्यकर्ता जो है वो अपनी नाराजगी जो है वो वहां आकर व्यक्त कर रहे हैं। जी, लेकिन रवि, क्योंकि लालू प्रसाद रुके नहीं, वो आगे बढ़ गए, लेकिन जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने अपने अपमान की बात कही, तेजस्वी यादव को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया, संजय यादव, रमीज का नाम उन्होंने लिया, ऐसे में कहीं ना कहीं जो आरजेडी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता, उनमें गुस्सा है। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं लालू परिवार को भी आना चाहिए सामने, उन्हें बताना चाहिए कि रोहिणी के साथ क्या हुआ। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कार्यकर्ताओं का गुस्सा तो दिखेगा। देखिए, आरजेडी है और लालू परिवार है, थोड़ा संकट की स्थिति जरूर है। और आज आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने तमाम विधायकों, उम्मीदवारों, सबको बुलाया और समीक्षा बैठक की। उनकी कोशिश है कि इस स्थिति को जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए और अपने कार्यकर्ताओं में जो है वो जोश भरा जाए। लेकिन रोहिणी को लेकर के, रोहिणी आचार्य ने जिस ढंग से बयान दिया है, उसे लेकर के कार्यकर्ताओं में थोड़ी नाराजगी जरूर है। क्योंकि रोहिणी आचार्य ने जिस तरीके से पिता के लिए किडनी दिया, तमाम उनके लिए जो प्रतिष्ठा है, वो कार्यकर्ताओं के बीच उनकी जो एक ढंग से इमेज है कहिए कि काफी बेहतर है। और ऐसे में जब उनके साथ जब ऐसी बात होती है, जो उन्होंने जो बयान दिया है, उसके बाद कार्यकर्ता जो है वो आक्रोशित हुए और नाराजगी जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि बिल्कुल रवि, बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे भी हैं जो कि पोस्ट के जरिए रोहिणी से ये कह रहे हैं कि वो राजनीति ना छोड़े, इतना बड़ा फैसला संजय यादव की वजह से ना लें। और ऐसे में अब देखना होगा कि जब समर्थक भी आक्रोशित हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, तो पार्टी का स्टैंड इस पर कैसे क्लियर किया जाता है। बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। तो लालू परिवार में मचे घमासान के बीच जिन दो चेहरों की चर्चा है, वो है संजय यादव और रमीज नेमत। आंसुओं के सैलाब के बीच रोहिणी ने तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज नेमत पर गंभीर आरोप लगाए। रोहिणी ने जिस रमीज का नाम लिया है, उस पर उत्तर प्रदेश में 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसी पर आपको खास रिपोर्ट दिखाते हैं। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य, जिसने अपनी एक किडनी देकर लालू प्रसाद की जान बचाई, आज उस बेटी की आंखों में आंसुओं का सैलाब है। पटना में रोहिणी आचार्य ने लड़खड़ाती आवाज में अपनी पीड़ा बताई। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। तो दिल्ली आते आते रोहिणी की आवाज ही बैठ गई। वो रोती ही नजर आई।
आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए। बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। रोहिणी ने परिवार में खराब संबंधों की परतें खोल दी। रोहिणी ने तेजस्वी, संजय यादव और रमेश नेमत पर परिवार से निकालने, मायका छुड़वाने का आरोप लगाया। संजय यादव से तो सब लोग परिचित हैं। संजय के बाद रोहिणी ने जिस नाम को लेकर सबसे तीखा प्रहार किया वो है रमेश नेमत खान। रमेश नेमत का सीधा कनेक्शन उत्तर प्रदेश से है। रमेश नेमत पर यूपी में 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। रमेश का आपराधिक सफर 2021 से शुरू हुआ। रमेश के खिलाफ हिंसा, आगजनी और उपद्रव का केस दर्ज कराया गया था। अप्रैल 2025 में जमानत पर जेल से छूटकर बाहर आया था। अरे काहे के गोबर लोगों का नाम आप लोग लेते हैं? ये सब गुंडा क्रिमिनल है। ये सब सोना, अफीम, गांजा, भांग बेचने वाला क्रिमिनल, मर्डरर सब है। असलहा ढोने वाला को सबको घर में बिठा लिया है। इसको ज्ञान है, इसको भी फंसा देगा सब। तेजस्वी को ही सब फंसा देगा। मुख्तार अंसारी था ना जी, उसका साड़ू भाई का भाई है वो, जो यहाँ जो रोहिणी नाम ले रही है। संजय यादव जिसका नाम आप लोग ले रहे हैं, ये ला करके कहां से बैठाया है? ये सब घर में घुसा करके स्मगलर, अफीम चोर, गांजा चोर, ये असलाह चोर, ये सबको बैठाया है। जिस रमेश का जिक्र रोहिणी आचार्य ने किया, उस पर अब तक यूपी के बलरामपुर में फिरोज पप्पू के चर्चित मर्डर केस में हत्या का आरोप है। वहीं कौशाम्बी में 2023 में शकील अहमद की हत्या कर दी गई थी। शकील अहमद रमेश नेमत का बिजनेस पार्टनर था। रमेश नेमत इस हत्याकांड का भी आरोपी है। इसका तो ये 2022 में 4 जनवरी को मेरे भाई की हत्या के आरोप में जेल में बंद था और मुख्य आरोपी था ये। और इसका जो ससुर है रिजवान जहीर, यूपी का टॉप 10 माफिया में इसका सूची में दर्ज है कि मेरे शौहर शकील अहमद का मर्डर हो गया है और उनका मर्डर करने वाले हैं बलरामपुर के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद रमेश नेमत। इधर लालू परिवार में भूचाल पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। जेडीयू ने कहा एक बेटी का आंसू तेजस्वी के लिए अभिशाप बन जाएगा, तो बीजेपी ने कहा अगर इस मामले में लालू प्रसाद लाचार हैं तो ये गंभीर बात है। सवाल इस बात का है, हिस्ट्री सीटर है, कैसे लालू जी के घर में वो रह रहा है? ये गुनाहगार कौन है? ये जिस पर 10 या 11 आपराधिक मामले हों, जो जेल की यात्रा करके आया हो, वह राष्ट्रीय जनता दल का चुनावी प्रबंधक है। लेकिन बेटी के आंख का आंसू यह आपके लिए राजनीति में श्राप बन जाएगा। रोहिणी आचार्य एक बेटी है, एक महिला है, एक माँ है, और अगर उस परिवार में उसका सम्मान नहीं है तो लालू जी और राबड़ी जी जरूर इस बात पर संज्ञान लेंगे, ध्यान देंगे कि उस परिवार में बेटी को जो अपमानित करने का काम कोई तीसरा आदमी करे, हमें नहीं लगता है लालू जी इसको सहन करेंगे। संजय यादव और रमेश नेमत को लेकर लालू परिवार में बवंडर मचा है। सवाल ये भी उठ रहा है कि जो हत्या का आरोपी रमेश नेमत आरजेडी की कैंपेनिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डेली रूटीन कैसे संभाल सकता है? लालू प्रसाद के परिवार में मचा घमासान अब गंभीर मोड़ ले चुका है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने बड़ी खबर पटना से रखे बीजेपी नेताओं की अहम बैठक की खबर मिल रही है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सरकारी आवास पर मीटिंग। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं, भीखू भाई दल सानिया, नितिन नवीन, नित्यानंद राय सहित कई बड़े नेता इस वक्त वहां पर बैठे हुए हैं। नई सरकार के गठन के साथ ही शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी, मंत्रिमंडल के चेहरों पर चर्चा की जा रही है। बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक हो रही है। सम्राट चौधरी के सरकारी आवास पर यह बैठक हो रही है। नई सरकार के गठन पर चर्चा हो रही है। मंत्रिमंडल कैसा होगा, मंत्रिमंडल में कौन कौन पहुंचेगा, कौन से चेहरे होंगे, उसको लेकर चर्चा की जा रही है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सरकारी आवास 5 देशरत्न मार्ग में इस वक्त भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और इस बैठक में तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के जो तैयारियां की जानी है उसको लेकर के यहाँ पर बातचीत की जा रही है, चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। साथ ही साथ मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर के सरकार गठन की जो पूरी तैयारी है उसको लेकर के इस वक्त यहाँ पर चर्चा की जा रही है। सम्राट चौधरी का आवास है, यहाँ दिलीप जायसवाल, भिखू भाई दलसानिया, मंत्री नितिन नवीन, विनोद तावड़े सहित कई जो महत्वपूर्ण नेता हैं, जो कोर कमेटी के सदस्य हैं, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और ख़ास तौर पर शपथ ग्रहण समारोह, सरकार बनाने की जो कवायद है और मंत्रिमंडल के सदस्यों को लेकर के इस वक्त यहाँ पर चर्चा की जा रही है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, एक तरफ बैठकों का दौर जारी है, दूसरी तरफ बिहार विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद नई एनडीए सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज है। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 19 नवंबर को मौजूदा असेंबली भंग होने के बाद नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कैसी है तैयारी, दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। लिए पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बड़ी तैयारी शुरू कर दी गई है। संभावित 20 तारीख को नई सरकार का गठन इसी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होना है। नीतीश कुमार 7 दिन के मुख्यमंत्री से लेकर 9 बार के मुख्यमंत्री तक का सफर तय कर चुके हैं और अब रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार की गद्दी पर विराजमान होने जा रहे हैं। जो कीर्तिमान नीतीश कुमार ने अपने नाम किया है वो पूरे हिंदुस्तान में किसी और मुख्यमंत्री के नाम नहीं है। 3 मार्च 2000, 24 नवंबर 2005, 26 नवंबर 2010, 22 फरवरी 2015, 20 नवंबर 2015, 26 जुलाई 2017, 16 नवंबर 2020, 10 अगस्त 2022 और 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। बतौर सीएम 10वीं बार भी शपथ लेने जा रहे हैं। ये रिकॉर्ड दूसरे किसी भी राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज एनडीए अपने सफलता के चरम पर पहुंचा हुआ है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट किया। राजधानी पटना का गांधी मैदान एक बार फिर तैयार हो रहा है। इस बार गांधी मैदान एक खास रिकॉर्ड का गवाह बनने जा रहा है, क्योंकि बड़े जनादेश का जश्न मनाने के लिए ऐतिहासिक स्थल पर शपथ ग्रहण का निर्णय लिया गया है, जिसकी तैयारी जोर शोर के साथ की जा रही है। सीएम नीतीश और पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए को बम्पर बहुमत मिला है। चर्चा है कि पीएम नरेंद्र मोदी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री और कुछ चुनिंदा मंत्री शपथ लेंगे। 20 तारीख को भव्य शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान पटना में होगा जाकर के। उसमें देश के माननीय प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं करके, और बिहार के लाखों लोग गवाह बनेंगे ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह का। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी को लेकर 20 नवंबर तक आम लोगों की एंट्री रोक दी गई है। शपथ ग्रहण के लिए बड़ा मंच तैयार किया जा रहा है, जहां हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। कड़ी सुरक्षा में पंडाल निर्माण किया जा रहा है, जहां नई सरकार शपथ लेगी। एक दिन पहले 19 नवंबर को मौजूदा सरकार और असेंबली को भंग कर दिया जाएगा और 20 नवंबर की सुबह नीतीश के नेतृत्व में बिहार के लिए एक नई सुबह होगी। पटना संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो नई सरकार के गठन को लेकर बिहार में हलचल काफी तेज है। शपथ और मंत्रिमंडल को लेकर कवायद भी तेज है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि 19 तारीख को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। 20 को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एनडीए के अन्य बड़े नेता भी शामिल होंगे। 19 तारीख को विधायक दल की बैठक है। आज मुख्यमंत्री जी कैबिनेट के बैठक के बाद राज्यपाल महोदय से मिले और 19 तारीख को विधायक दल की बैठक के बाद राज्यपाल महोदय को जो है सरकार बनाने का जो है प्रस्ताव दिया जाएगा। और हमें लगता है कि 20 तारीख को संभावित है कि पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम फाइनल हो गया? अभी शाम तक पता चलेगा। संभावित कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का है। तो बिहार में नई एनडीए सरकार को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। नीतीश सरकार का नया मंत्रिमंडल कैसा होगा? सीएम नीतीश अपनी नई कैबिनेट में किन चेहरों को जगह देंगे? क्या नीतीश कैबिनेट में नए चेहरों को शामिल करने के लिए कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है? इस पर कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या होगा नई एनडीए सरकार में मंत्रिमंडल का फॉर्मूला? दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। मोदी, मोदी, मोदी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद नीतीश कुमार सरकार गठन की तैयारी में जुट गए हैं। नीतीश के नेतृत्व में नई सरकार की शपथ ग्रहण की तारीख भी लगभग तय हो गई है और नए मंत्रिमंडल के गठन पर महामंथन भी। गांधी मैदान में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए नीतीश कुमार के नाम का ऐलान अब महज औपचारिकता रह गई है। बस कयास लगाए जा रहे हैं नए मंत्रिमंडल के फॉर्मूले और चेहरे की। हम लोगों ने तय हुआ है कि 19 तारीख को हमारा खत्म होगा ये मंत्रिमंडल और 20 को नई सरकार बनेगी। बिहार में नई सरकार गठन को लेकर तस्वीर अब काफी हद तक साफ हो गई है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए गठबंधन ने मंत्रिमंडल का फॉर्मूला लगभग तैयार कर लिया है। चर्चा है मौजूदा सरकार की तर्ज पर नीतीश कुमार के नए कैबिनेट में भी 2-2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। बिहार में इस बार का नतीजा 2020 के चुनाव से बिल्कुल अलग है। इस लिहाज से मंत्रिमंडल का स्वरूप भी उसी लिहाज से होगा। 2020 में बीजेपी की सीटें जेडीयू से काफी ज्यादा आई थी। इसके चलते मंत्रिमंडल में बीजेपी का सियासी कद जेडीयू से बड़ा था, पर इस बार दोनों के बीच महज 4 सीट का ही अंतर है। ऐसे में नई कैबिनेट कैसी होगी, इस पर भी मंथन जारी है। बिल्कुल, अब 20 तारीख को फिर नई सरकार बन जाएगी, जाकर कंटिन्यू हो जाएगा, जाकर गैप सवाल ही नहीं जाकर के है। और 20 तारीख को ऐतिहासिक सभी रिकॉर्ड टूटेंगे। गांधी मैदान में क्षमता जो है उससे अधिक लोग आने वाले। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। नियम के मुताबिक विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% सदस्य को यानी मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 37 नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है। मसलन 6 विधायक पर 1 मंत्री के हिसाब से। बीजेपी के 15 से 16, जेडीयू के 14, एलजेपी रामविलास के 3, आरएलएम और हम के 1-1 मंत्री बनाए जा सकते हैं। नई कैबिनेट में सहयोगी दलों के साथ साथ जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का भी खास ख्याल रखा जाएगा। जीत है उस नेतृत्व की जिसने बिहार को बदला है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सबों ने बिहार को बदलने का जो काम किया। माननीय मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में सब लोग मिलकर काम करेगा और बिहार को आगे ले जाने का काम करेगा। पूरा बिहार इस बार एक हो गया है, जात पात धर्म से ऊपर उठ के। यही है कि एनडीए की प्रचंड जीत हुई है। भी लोगों की उम्मीदें जगाई गई हैं, उस सभी उम्मीदों पर खड़ा उतरना। तो मेरे क्षेत्र में भी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। नतीजे के दिन दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद इस बात की चर्चा तेज है कि इस बार नीतीश सरकार का चेहरा काफी अलग हो सकता है। विकास की गति तेज करने के लिए अनुभवी मंत्रियों के साथ साथ युवाओं को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। लिहाजा कई नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं और कुछ पुराने चेहरों की छुट्टी भी हो सकती है। सीट बंटवारे की तरह बीजेपी और जेडीयू के बीच मंत्रिमंडल में 50-50 का फॉर्मूला और कुछ विभागों की अदला बदली भी हो सकती है। ऐसे में ये देखना होगा नीतीश की नई टीम का स्वरूप कैसा होता है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में शपथ ग्रहण को लेकर 20 नवंबर को गांधी मैदान में बड़ी तैयारी हो रही है, जिसको लेकर जोर शोर से तैयारियों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ इस बात की चर्चा भी बेहद तेज है कि नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल में जेडीयू कोटा से किस किस को जगह देंगे। सूत्रों के हवाले से जानकारी जो मिल रही है वो आपके साथ साझा करने जा रहे हैं और उसके मुताबिक जो जातीय समीकरण नीतीश कुमार साध सकते हैं वो बेहद दिलचस्प है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से इस बार 85 विधायक जीतकर पहुंचे हैं विधानसभा और ऐसे में जेडीयू कोटे से 13 या 14 विधायक मंत्री बन सकते हैं, इस बात की जानकारी है। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में जो जातीय समीकरण हो सकता है वो कुछ इस तरीके से होगा, आपके सामने रखने जा रहे हैं और ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, जातीय समीकरण को साधा जाएगा। अति पिछड़ा से 3 मंत्री बन सकते हैं, कुर्मी समाज से 2 मंत्रियों को जगह मिल सकती है। अगर कुशवाहा समाज की बात की जाए 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। यादव, मुस्लिम, राजपूत, भूमिहार की बात की जाए 1-1 मंत्री हो सकते हैं और इसके अलावा दलित समाज को भी तरजीह दी जाएगी और दलित समाज से 3 मंत्री हो सकते हैं। जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश होगी और इसके लिए आपको बता दें, देखिए, कुशवाहा समाज से 2 मंत्री हो सकते हैं। यादव, मुस्लिम, राजपूत, भूमिहार को भी 1-1 पद दिया जा सकता है। दलित समाज से 3 मंत्री हो सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल की भी समीक्षा बैठक हुई और हार के कारणों की समीक्षा की गई है। बैठक में लालू प्रसाद ने फैसला लिया कि तेजस्वी यादव एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष होंगे। तेजस्वी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल आगे बढ़ेगा। महागठबंधन की नैया कैसे डूबी? तो ये 20 साल पुराना खटारा सरकार भी हम लोगों को जनता को नहीं विधायक दल का नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को चुना जाए। सब लोगों ने सर्वसम्मति से उनको चुना। साल 2020 में तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी आरजेडी का नेतृत्व किया था और महागठबंधन जीत के मुहाने पर था, लेकिन इस बार पूरे कुनबे का ईवीएम के खिलाफ में लड़ाई लड़नी है और बैलेट पेपर से चुनाव हो। बैलेट पेपर से जो भी हुआ है उसमें हम लोग चुनाव जीते हैं, ईवीएम में ही हारे हैं। एक ओर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ रही पार्टी की इतनी बड़ी हार हुई, दूसरी ओर रोहिणी आचार्य ने भी भाई तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगा डाला। इसके बाद सवाल उठ रहा था कि तेजस्वी यादव का क्या होगा। आरजेडी की बैठक में लालू प्रसाद ने इस तरह के सवालों पर ये कहते हुए विराम लगा दिया, आगे भी तेजस्वी के नेतृत्व में ही आरजेडी चुनाव लड़ेगा। घर का मामला घर के लोग देख लेंगे, आप लोग चिंता न करें। सभी घर में इस तरह की बातें होती हैं, घर का मामला हम घर में से लेते हैं। महत्वपूर्ण बैठक में आरजेडी के जीते और हारे दोनों प्रत्याशियों ने सरकार पर आरोप लगाए, क्योंकि किसी को ऐसे रिजल्ट का अंदाजा नहीं था। बैठक में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पाटलिपुत्र से सांसद मीसा भारती सहित चुनाव में जीते हुए विधायक और हारे हुए उम्मीदवारों के साथ पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आरजेडी की समीक्षा बैठक के बाद हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ा है।
जगदानंद सिंह ने कहा कि 25,000 वोट पहले से ईवीएम में मौजूद थे और इसके बावजूद अगर 25 जीत गए तो हम इसे सौभाग्य की बात समझते हैं। सभी लोगों का अच्छा इंतजाम था। ये बताओ ईमानदारी से क्या जानते थे कि राजद यही हाल होगी? बोलो, यही समझ लो कि सारी परिस्थितियों को बदलने के लिए कोई ना कोई उपाय किया गया ना। 25,000 वोट हर ईवीएम में पहले से मौजूद था। 25,000 हर ईवीएम में, और इसके बावजूद भी हमारे 25 जीत गए तो हम लोग इसको सौभाग्य। और भागलपुर से आपके सामने बड़ी खबर रखते हैं। पुलिस को बड़ी सफलता मिली। कुख्यात अपराधी सकला यादव की गिरफ्तारी हो गई है। अपराधी के पास से 5 राइफल बरामद किया गया, 2 देसी कट्टा, 35 जिंदा गोली जब्त की गई। अपराधी पर पहले से 17 मामले दर्ज हैं। छापेमारी में कई अपराधी मौके से फरार हो गए, लेकिन ये बड़ी गिरफ्तारी बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। 5 राइफल के साथ सकला यादव की गिरफ्तारी हुई। थाना की टीम है, एसटीएफ की टीम है, प्लस डीआईयू की टीम जो है नौगछिया पुलिस की, सब लोगों ने मिलकर प्लान किया और वहाँ पर जो राघोपुर दियारा है वहाँ पे रेड की गई। रेड के दौरान में जो दियारा क्षेत्र है वहाँ पर कुछ अपराधकर्मी पुलिस टीम को देखकर भागने लगे, जिसमें से एक अपराधकर्मी जिसका नाम है सकला यादव उर्फ सकली, थाना बीपुर भागलपुर को गिरफ्तार किया गया। अन्य अपराधकर्मी दियारा का फ़ायदा उठाते हुए भाग गए, परंतु उनके खिलाफ भी हम लोग आइडेंटिफाई करके लगातार छापेमारी कर रहे हैं। उन लोग को भी हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। और अगली खबर पूर्णिया से, जहां के ओबीसी कन्या आवासीय विद्यालय में नाश्ता करने के बाद 15 छात्राएं फूड पॉइजनिंग की शिकार हो गई। सभी छात्राओं को आनन फानन में जेएमसीएच लाया गया और इलाज के बाद सभी बच्चों की स्थिति खतरे से बाहर है। सूचना मिलते ही डीडीसी और जिला कल्याण पदाधिकारी भी अस्पताल पहुंचे। छात्राओं ने बताया कि सुबह जीविका दीदी रसोई से लिट्टी और टमाटर की चटनी उन्हें मिली थी और उसके बाद से उनकी तबीयत खराब हो गई। कहाँ रहती? ओबीसी गर्ल्स हॉस्टल। क्या हुआ आज? लिट्टी पूरी खाए थे और प्रार्थना में गए तो चक्कर आ गया था। कितने बच्चे? 14-15। कारण क्या था? खाने पीने में ही गड़बड़ी था। खाना अच्छा नहीं देता है? नहीं, ओबीसी गर्ल्स हॉस्टल में। अच्छा, क्या हुआ था आज लिट्टी और पूरी खाए थे तो उस प्रेयर में गए तो फिर उसके बाद चक्कर लगने लगा था। चटनी अच्छा नहीं था और तेल ज़्यादा डाला जाता है। तबीयत बिगड़ गई आप लोगों की? हाँ। कितने लोगों का था बच्चा? 14-15 बच्चे। सब भर्ती अस्पताल में? हाँ। खाना कैसा देता है वहाँ? खाना उतना भी अच्छा नहीं होता, तेल और मसाला सब बहुत ज़्यादा डालता है। खाना अच्छा नहीं था, रोटी जला हुआ था और कच्चा था, इसी वजह से। और सुबह का लिट्टी और चटनी था जिसमें शायद मैदा मिला दिया गया, तो इसी वजह से तबीयत खराब हुआ, पेट दर्द और चक्कर। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे आपको